जब तक कोरोना वायरस का स्केयर बना हुआ है तब तक ये स्पेकुलेट करना बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि आने वाले वक्त में बिजनेसेस कैसे होंगे, इकानमी कैसी होगी और पॉलिटिक्स कैसी होगी। और आज की डेट में ये स्पेकुलेट करना मुमकिन नहीं है कि कोरोना वायरस का स्केयर कब तक रहेगा। हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, जम्मू कश्मीर में बात करते हैं ज़्यादातर जम्मू कश्मीर के मामलात के बारे में, और मेरी ज़्यादा हमेशा ख्वाहिश यही रहती है कि जम्मू कश्मीर के भी जो सियासी, इक़्तिसादी, माली हर किस्म के हालात हिंदुस्तान के जो बेहतर बाकी सूबे हैं, बाकी रियासतें हैं, बाकी शहर हैं वैसे हुआ करें। लोगों की पोजीशन उतनी ही बेहतर हो जम्मू कश्मीर के लोगों की भी जितनी हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में अच्छे खुशहाल लोगों की हो। डेमोक्रेटिक रहे, इंडिपेंडेंट थिंकिंग रहे, हर चीज़ करने की आज़ादी रहे। तो लिहाजा कोरोना तो बना हुआ है, लेकिन अगर कहीं से कुछ अलामत मिल जाती है स्पेकुलेशन की तो खुशी होती है। उसके बारे में मैं बात करूंगा आज। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। 2018 जून से हमारे पास एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में नहीं है। इलेक्टेड गवर्नमेंट हो या ना हो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं यहाँ पे पड़ा करता था, क्योंकि लोग अक्सर नाराज़ रहते थे जब गवर्नमेंट इलेक्ट होती है तब कहते हैं कि इसमें धांधली हुई इलेक्शन में। ये लंबे वक्त की मैं बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने वोट डाले थे चुन के वो लोग नहीं आगे, कोई और लोग आगे। और जब गवर्नमेंट बन जाती है तो कि भी वोट कम पड़े हैं, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी बहुत अच्छी नहीं है। और जब गवर्नमेंट बन जाती है तो इसमें ये लोग ज़्यादा हैं या वो लोग ज़्यादा हैं, इनका नज़रिया ऐसा है या उनका नज़रिया वैसा है, उस तरह से करके हमें सरकारें पसंद ही नहीं रही। फिर उसके बाद एक वक्त आया कि जब झंझोड़ा जाए कि नहीं है पसंद तो रहने दो थोड़ी देर के लिए, एक दूसरे निज़ाम में भी तो आकर देखते हैं, स्लेट क्लीन होती है, उसके बाद अब दोबारा लिखते हैं तो लिखकर अच्छा भी लगता है। 2018 में 19 जून को जब महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट बीजेपी के सपोर्ट विड्रॉ करने के ऊपर गवर्नमेंट गिर गई, उसके बाद से लेकर अभी तक हमारे पास कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में नहीं है। और इलेक्टेड पॉलिटिकल इदारे हैं लेकिन उनको किसी इस्तेमाल में ठीक तरह से नहीं लाया जा रहा है। लेजिस्लेचर भी नहीं है। और उसके बाद जो सारी डेवलपमेंट्स हुई कि भी रियासत एक यूनियन टेरिटरी भी बन गई। यूनियन टेरिटरी के बाद क्या होता है कि जो ज़्यादा कंट्रोल रियासत के एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के ऊपर होता है वो मरकज़ का होता है। एक नए निज़ाम के साथ हम अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन इस रीऑर्गेनाइजेशन में जब हुई थी, आपने देखा होगा कि हम अगस्त 2019 से लेकर आज तक जितनी बातें कर रहे हैं उसका रेफरेंस हम ज़रूर देते हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर के इम्पैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा डिस्कशन में नहीं लाते। आप 370 रखें ले जाएं, 35 रखें ले जाएं, स्टेट रखें, यूनियन टेरिटरी बनाएं, क्या करें। हम ये कहते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, डेमोक्रेसी का जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का वादा है वो पूरा रहना चाहिए, और लोगों को अपने जो ख्यालात की आज़ादी है वो होनी चाहिए, और डिग्निटी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो डिग्निटी है वो होनी चाहिए। और ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे इंस्टीट्यूशंस के वादे हैं जो जिनके मुताबिक हिंदुस्तान का हर शहरी ये सारी चीज़ें डिज़र्व करता है। लेकिन हमारे पास कोई रोड मैप ये नहीं बन रहा था कि वो वादा तो उसमें है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कि यूनियन टेरिटरी रहेगी लेकिन लेजिस्लेचर बनेगी यूनियन टेरिटरी की। वादा ज़ुबानी ये भी है कि स्टेट भी वापस आएगी, लेकिन जो कानूनी वादा है वो अभी यही है कि यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेचर भी आएगी। अब वो लेजिस्लेचर जब आती है उससे लोगों को थोड़ा सारा ज़्यादा बेहतर महसूस होना शुरू होता है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनकी भी कुछ पार्टिसिपेशन होनी शुरू होती है, और एक्सेस उनको भी हासिल होना शुरू होता है। सिस्टम के साथ बात कर सकते हैं, जाकर बता सकते हैं, और सिस्टम अवाम को लेकर थोड़ा सारा और सेंसिटिव हो सकता है। अकाउंटेबिलिटी का मामला होता है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है ये नहीं था अच्छा, इसलिए हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अडॉप्ट ही नहीं किया था, इसीलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की थी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सबसे जो अहमियत की, इम्पॉर्टेंट की जो बात होती है, जो हमारी खुशकिस्मती है हिंदुस्तान में रहने वालों की, वो ये है कि पॉलिटिशियंस की टाइम टू टाइम अकाउंटेबिलिटी, डिफरेंट लेवल के ऊपर अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, तो लिहाजा सिस्टम तब्दील होता है, थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। फिर डिफरेंट चेक्स ऑफ बैलेंसेस, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, तो निज़ाम, लोगों को एक्सेस, लोगों की पार्टिसिपेशन, लोगों की इन्वॉल्वमेंट का लेवल, एक उनको फीलिंग मिलती है कि वो भी एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं। अब जम्मू कश्मीर में वो बहाल कब हो जाएगा इसका पहले कुछ खास अंदेशा नहीं था, लेकिन फरवरी के महीने में एक इनिशिएटिव हुआ कि
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से एक मेंबर नॉमिनेट किया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को बता दिया कि आप जब भी डिलिमिटेशन कमीशन बनाना चाहें तो ये रहेगा हमारा नुमाइंदा आपके साथ। और उसके बाद मार्च के पहले हफ्ते में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जम्मू कश्मीर के लिए और 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। लेकिन इमिडिएटली उसके बाद कोरोना वायरस का पेंडेमिक हो गया और उसके ऊपर कोई पेशरफ नहीं हो सकती। अब जिस तरह से कोरोना वायरस का ये चल रहा है, कंसर्न चल रहे हैं, चैलेंजेस चल रहे हैं, उससे अंदाज़ा लगता था कि जो नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो तो तभी रिज्यूम हो जाएंगी जब हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि या तो कोरोना से अब हम फ्री हो गए हैं या हमने ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन की और बिहेवियर की और सर्वाइवल की स्ट्रेटजीज इन्वेंट कर ली हैं और लर्न कर रही हैं कि हम कोरोना को अब बैटल आउट कर सकते हैं। हमने कोरोना के साथ जीना सीख लिया है, जिंदा रहना सीख लिया है। तब तक कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी रिज्यूम हो जाएगी इसका कोई अंदेशा नहीं था। लेकिन आज पता चला है कि डिलिमिटेशन कमीशन जिसकी जो सदर हैं, जिसकी जो हेड हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की एक फॉर्मर जज हैं। वो कमीशन ने लिखा है स्पीकर ऑफ लोकसभा को और उन स्टेट्स के स्पीकर्स को कि वो अपने जो मेंबर्स हैं ऑफिशिएट करने के लिए वो नॉमिनेट कर दें। इसमें डिलिमिटेशन कमीशन की चेयरपर्सन, एक नॉमिनी इलेक्शन कमीशन की तरफ से और एक जो है स्टेट इलेक्शन डिपार्टमेंट्स या स्टेट इलेक्शन कमीशंस के जो चीफ हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहेंगे और जो लोकल लेजिस्लेचर्स हैं वो अपने मेंबर्स रिकमेंड कर देंगे डिलिमिटेशन कमीशन में एसोसिएट करने के लिए। अब चूंकि जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली है नहीं है, देखा जाना है कि वो किस तरह से किसको भेज देंगे डिलिमिटेशन कमीशन में फंक्शन करने के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये प्रोसेस इनिशिएट हो गया है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। हमारे सामने ब्रॉड क्वेश्चन यही रहता है कि होगा जब भी तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस तरह से होता है, कश्मीर में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज दी जाती हैं और जम्मू में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। ये एक डिबेट हमेशा रही है। इसने पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया है, इसने पॉलिटिक्स को शेप अप किया है। नेशनल लेवल के ऊपर भी जो जम्मू कश्मीर के तई जब पॉलिसीज़ बनती हैं, नरेटिव्स बनते हैं, बात होती है, तो तब पता चलता है कि एक डिवीज़न में कॉन्स्टिट्यूएंसीज ज़्यादा हैं और दूसरे में कम है। हालांकि वो पॉपुलेशन के और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें फैक्टर इन की जाती हैं। जो गुज़श्ता असेंबली थी उसमें 46 सीटें थी असेंबली में कश्मीर से और 37 सीटें जम्मू में। जम्मू में बहुत सारे हलके ऐसे हैं जो इसकी वजह से नाखुश हैं और वो ये भी कहते हैं कि बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जिसमें वोटरों की तादाद इतनी है जितनी कश्मीर की 3 या 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मिला के बनती है। लिहाजा डिलिमिटेशन की ज़रूरत हमेशा से ये रही है। 2002 में वैसे फ्रीज कर दिया गया था डिलिमिटेशन में, मुल्क भर में अभी फ्रीज है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर के केस में और नॉर्थ ईस्ट की 4 स्टेट्स के केस में ये स्पेशल हो रहा है। अब क्योंकि जम्मू कश्मीर वैसे स्टेट नहीं रही है, यूनियन टेरिटरी है, तो लद्दाख अब जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है। 4 सीटें लद्दाख की हुआ करती थी। टोटल सीट्स जम्मू कश्मीर में 87 थी। 4 लद्दाख की निकाल के पीछे हमारे पास रह जाती हैं 83। लेकिन अब जब डिलिमिटेशन होगी तो वो सीटों का नंबर ज़्यादा है, क्योंकि कुछ सीट्स जो हैं जो हमारे एरियाज़ पाकिस्तान के कंट्रोल में हैं उनको भी हम गिनते हैं, उनकी भी सीटें हमने अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली रखी हुई होती हैं। लिहाजा जो प्रैक्टिकली इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ सीट्स जो अब होंगी हमारे पास वो होंगी 90 सीट्स, 90 सीट्स। और जो फार्मूला है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो इस्टेब्लिश्ड एग्रीड फार्मूला जो मुल्क भर में कहीं पे भी अप्लाई होता है, वो कुछ इस तरह से है कि आप नंबर ऑफ जो आप टोटल पॉपुलेशन ले लें स्टेट्स की या टोटल वोटर ले लें, उसको डिवाइड करें आप नंबर ऑफ सीट्स के साथ और जो मीन निकलता है वो आपकी जो पॉपुलेशन या वोटर काउंट है पर कॉन्स्टिट्यूएंसी होना चाहिए। लेकिन उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज हैं वो ना तब्दील करनी पड़े, इस चीज़ का ख्याल रखते हुए आप 10% प्लस या माइनस आप उसमें कर सकते हैं। और जो अभी पॉपुलेशन हमारे पास फैक्टर इन होगी, कुछ हलकों की डिमांड थी कि 2021 का सेंसस हो जाए और उसके बाद डिलिमिटेशन हो, लेकिन 2011 के सेंसस के मुताबिक ही डिलिमिटेशन होगी। अगर 2011 के सेंसस के मुताबिक डिलिमिटेशन उसी तरह से होती है तो जिस किस्म की नाराज़गी, खदशे और डिमांड्स जम्मू सूबा के कुछ इलाकों से आती हैं
कि यहाँ पे सीट्स ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ खास फ़ायदा होता हुआ नज़र आता नहीं है अगर ये फार्मूला अप्लाई किया जाता है या फिर डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज ही डिलिमिटेशन के प्रोसेस में तब्दील ना की जाए। हालांकि कानून ये इजाज़त नहीं देता है कि आप डिलिमिटेशन वाले साल में डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज को तब्दील कर सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आज तक डिस्कशन में आई नहीं है वो ये है कि सिर्फ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की ही बाउंड्रीज तब्दील नहीं होनी है, जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनकी बाउंड्रीज भी तब्दील होनी है। जम्मू कश्मीर से मेंबर जाते हैं लोकसभा में 5, पहले 6 जाया करते थे, अब एक लद्दाख में चले गए। जम्मू कश्मीर से 5 मेंबर जाते हैं लोकसभा में, नंबर जो है वो 5 ही रहेगा, 5 से 6 नहीं होगा। लेकिन जो बाउंड्रीज हैं लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज की वो यकीनन तब्दील होंगी, क्योंकि अभी भी जो इन्होंने कम्युनिकेशन डिलिमिटेशन कमीशन के चेयरपर्सन ने लोकसभा के स्पीकर को और 4 स्टेट्स की असेंबलीज के स्पीकर्स को भेजी हैं, उनमें ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि हमने जो प्रोसेस इनिशिएट किया हुआ है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज का डिलिमिटेशन का, उसके लिए आप अपने नॉमिनीज हमें भेज दें। लिहाजा ये एक जो प्रोसेस अंडरवे है ये सिर्फ असेंबलीज को ही नहीं डिटरमिन करेगा, ये लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसीज को भी डिटरमिन करेगा। एक प्रपोजल कई थिंक टैंक से, कई जगहों से इस तरह से आ रहा है। 2 चीज़ें थी वैसे कि जो जम्मू कश्मीर के 2 डिवीजन्स हैं, कश्मीर डिवीज़न और जम्मू डिवीज़न, इसमें मेरी ख्वाहिश या आपका रिएक्शन क्या होगा वो एक अलग बात है, लेकिन कई हलकों में इस तरह से एक बात आती है जिसको स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कहते हैं कि क्यों ना 2 डिवीजन्स के बजाय 3 डिवीजन्स बनाए जाएं, और 3 डिवीजन्स बनाकर जिसको चिनाब वैली कहते हैं, यानी डोडा, किश्तवाड़ और रामबन ज़िला का एक हिस्सा लेकर और साउथ कश्मीर का एक हिस्सा लेकर एक डिवीज़न जो है वो दरमियान में बनाया जाए। अगर ये किसी जगह के ऊपर सीरियसली फर्दर डिस्कशन में ये गया है, लेकिन अगर यही जहन में अगर रहता है तो मोस्ट लाइकली जो हमारे पास लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो भी हो सकता है हमारी जो डिविजनल बाउंड्रीज हैं कश्मीर और जम्मू के बीच में वो कहीं ट्रांसेंड कर सकती हैं, यानी किसी जगह पे 2 डिस्ट्रिक्ट उधर के इधर आ गए या किसी जगह पे इधर के 2 डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे चले गए। एपिसोड 164 आप देख रहे थे और आप थोड़ा अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि गर्मी अब बढ़ रही है जम्मू में। आप देखते रहिएगा। आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत शुक्रिया।